आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की तबाही आज पूरी दुनिया देख रही है। वो पाकिस्तान जिसने अपनी जमीन पर दूसरे मुल्कों में अस्थिरता पैदा करने के लिए, दूसरे मुल्कों में आतंक मचाने के लिए अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पनाह दी, अपनी जमीन पर आतंक का बीज बोया, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान की तबाही का मंजर लिख रहे हैं। वही आतंकवादी पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान की जमीन पर 57 हमले हुए हैं। इन हमलों ने शहबाज शरीफ सरकार को हिला कर रख दिया है और अब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, त्राहिमाम कर रहा है, पाकिस्तान चीख पुकार मचा रहा है। 48 घंटों में 57 हमले, मस्जिद नहीं छोड़ी गई, ट्रेन नहीं छोड़ी गई, सेना का काफिला नहीं छोड़ा गया। और आलम अब यह है कि वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों से फूलता है, फलता है, आज वहां पर खिलौने वाली बंदूक भी देखने से पाकिस्तान की सरकारें कांप रही है, पाकिस्तान की सेना कांप रही है। और अब निगाहें टिकी हुई है भारत की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ किसकी निगाहें टिकी है और कौन कह रहा है कि पाकिस्तान में अब नरेंद्र मोदी को जननायक की तरह देखा जा रहा है। पूरी कहानी बताएंगे पाकिस्तान के इस मसले से जुड़ी हुई। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। पाकिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी के लिए जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कई देशों के राष्ट्रपतियों ने और राष्ट्राध्यक्षों ने पाकिस्तान को इसके लिए कई मर्तबा चेतावनी भी दी, लेकिन पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत में पाकिस्तान 1947 के बाद से लगातार आतंक भेजता है, आतंकवादियों को भेजता रहा है। कभी मुंबई, तो कभी जम्मू कश्मीर, तो कभी और अलग इलाकों में। लगभग दशकों बीत गए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी इस आदत को नहीं सुधारा। और पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान को लगता है कि वो धर्म के नाम पर कट्टरपंथियों के सहारे भारत को अस्थिर कर देगा, आतंकवादियों के सहारे भारत के हुक्मरान को अपनी ताकत दिखा देगा। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया, पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम हुई, बंदूकों की ताकत, तोपों की ताकत पाकिस्तान की बर्बाद हो गई। और आज ये आलम है कि जिस आतंक को पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर बोया, वही आतंक अब भस्मासुर बनकर पाकिस्तान की तबाही का मंजर लिख रहा है। भस्मासुर की कहानी, जिसे भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि वो जिसके सिर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, पाकिस्तान भी उसी की तरह है। बाद में भस्मासुर अपने ऊपर ही हाथ रख गया था और वो खुद भस्म हो गया था। पाकिस्तान में आज जो हो रहा है वो भस्मासुर से अलग नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने आप को आतंक के तौर पर कहीं ना कहीं सामने लाया। हालांकि इनकार पाकिस्तान हमेशा करता रहा कि उसका आतंक से कोई लेना देना नहीं है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जिस लिहाज से कायर बंदूकों की दम पर, गोलियों की दम पर मासूमों को मौत के घाट उतार रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का आतंकवादियों के खिलाफ संकल्प कमजोर नहीं होगा। मतलब हैरत की बात है कि वो पाकिस्तान जो भारत में अपने आतंकियों के सहारे अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करता रहता है, आज वो आतंक पर सलाह दे रहा है। ये हंसी आने वाली बात है, लेकिन आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उससे पाकिस्तान को ये समझ तो आ गया होगा कि आतंक का परिणाम आतंक ही होता है। आप जिन आतंकवादियों को, आप जिन कट्टरपंथियों के हाथों पर बंदूक थमाते हैं, एक दिन वही बंदूक की नली आपकी ओर भी इशारा करती है, आपकी ओर भी गोली चलाती है। पाकिस्तान में अब यही हो रहा है। एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी है जो पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले हफ्ते पहले जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया गया। इस पूरे हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा बीएलए ने किया। इसके अलावा बीएलए ने एक और हमला किया। शनिवार को बीएलए ने सेना के एक काफिले पर, जो काफिला जा रहा था सेना का वाहन, उस पर हमला किया। पेशावर की एक मस्जिद पर हमला हुआ और इसी तरह 48 घंटों में देखा जाए तो कुल 57 हमलों की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का मीडिया अपनी ही देश की इस तबाही के मंजर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। सेना ये बता रही है कि सेना के लिए ज्यादा हताहत नहीं हुई है। जो हमले हुए हैं उनमें तो
जो फिदायीन थे वो मारे गए हैं, आतंकी मारे गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के दावे अलग आ रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 48 घंटों में पूरा पाकिस्तान सहम गया है। 48 घंटों में पाकिस्तान के 57 जगहों पर 57 हमले हुए हैं और इन हमलों के बाद शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई है। शहबाज सरकार को आतंक क्या होता है ये पता चल गया है। और आतंक कौन मचा रहा है? बलूच लिबरेशन आर्मी, जो लगातार इस मकसद से आगे बढ़ रही है कि उन्हें बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है। पाकिस्तान की सेना को, सरकार को ललकार रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने जो लगभग 57 हमले हुए हैं, दोनों की ओर से ये जिम्मेदारियां ली गई हैं, इनका हाथ माना जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी का माना जा रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का माना जा रहा है हाथ। इन दोनों संगठनों ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। इससे पहले अबू कताल का भी यहां पर हत्या का मामला सामने आया, उनकी भी हत्या कर दी गई। ये भी कहीं ना कहीं खबर निकल कर आ रही कि भारत के जो सबसे बड़े मोस्ट वांटेड है, जो भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड है, हाफिज सईद, उसे भी मौत के घाट उतारा जा चुका है, उसे भी जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा चुका है। इंतजार हो रहा है कि आधिकारिक ऐलान सामने आए। पाकिस्तान इन खबरों को छिपा रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो ये कि पाकिस्तान अब मदद की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ चुका है, कराह रहा है। और आतंक का जो दंश पाकिस्तान भारत को दिखाता था, आज आतंक का वही फन पाकिस्तान में अपने फन को फहरा कर बैठा हुआ है। इस बीच एक और बात निकलकर सामने आ रही है। अब जब बलूच पूरी तरह से अपने विद्रोह को पाकिस्तान में फैला रहा है, जो बलूच विद्रोही है, लिबरेशन आर्मी है, मजीद ब्रिगेड है, पाकिस्तान को तबाह करने में लगा हुआ है, चाहे वो सीपीईसी की वजह से हो या पाकिस्तान के बलूच इलाके में बढ़ते अतिक्रमण की वजह से हो। इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं नायला कादरी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की भीख मांगी है, या इसे ये कहूं कि उन्होंने एक लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। अब नायला कादरी का क्या कहना है, पहले ये बता देते हैं नायला कादरी कौन है। इस पूरे पाकिस्तान में मची तबाही के पीछे नायला कादरी भी एक बड़ी वजह है। दरअसल नायला कादरी बलूच इलाके की रहने वाली हैं, बलूच में ही उनका जन्म हुआ है, लेकिन फिलहाल वो कनाडा में रहती हैं। नायला कादरी लंबे समय तक बलूच में मानवाधिकार के लिए संघर्ष करती रहीं, बलूच की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाती रहीं और साल 2022 में 21 मार्च के दिन उन्होंने यूरोप से बैठकर बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की स्थापना की और इस सरकार की प्रधानमंत्री भी बन गई। अब पहले ये समझिए कि ये निर्वासित सरकार क्या होती है जो बलूचिस्तान में है। अमूमन जब कोई इलाके में आज़ादी की मांग होती है या वो अपने आप को आज़ाद मुल्क घोषित करवाना चाहता है, वो कोई भी इलाका हो, तो वहाँ पर जो विद्रोही रहते हैं, जो आज़ादी की मांग करते हैं, वो अपनी एक सरकार चलाते हैं, वो अपना एक प्रशासन स्थापित करते हैं जिसे अमूमन उस देश के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लड़ाई के लिए एक सरकार बनाई जाती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान को देख लीजिए। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद कई अफगानी नेताओं ने निर्वासित सरकार चलाई है। इन्हें कई जगह मान्यता भी मिली है, कई जगह मान्यता नहीं भी मिली है। हालांकि अभी जो बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार है उसे अभी भारत ने मान्यता नहीं दी है और उन्हें कई जगह और भी मान्यता नहीं मिली है। लेकिन नायला कादरी कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2016 में बलूच की आज़ादी का मुद्दा उठाया था, तो उसके बाद से बलूचिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नायक की तरह देखता है, एक हीरो की तरह देखता है। और क्यों? क्योंकि उम्मीद जगती है। बलूचिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कहीं ना कहीं बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा उठाएंगे और अगर इस मुद्दे को भारत अपनी आवाज़ देता है तो बलूचिस्तान का जो संघर्ष है वो संघर्ष कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। नायला कादरी कहती हैं कि अगर ऐसा होगा तो पूरा बलूचिस्तान पीएम मोदी को न सिर्फ नायक की तरह देखेगा बल्कि भविष्य में भारत का समर्थन भी करेगा, और इस तरह वो अपना पक्ष भी देती हैं। नायला कादरी का कहना है कि भारत को भी धर्म के आधार पर दबाने की कोशिश की गई और आपके बलूचिस्तान में भी धर्म के आधार पर बलूच को दबाने की कोशिश की। और उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि जिस लिहाज से चीन का जो सीपीईसी है वो बलूचिस्तान के लिए मौत की सजा जैसा है। ये सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं सीपीईसी पर, यानी कि चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पर।
इसे लेकर नायला कादरी का कहना है कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लिए मौत की सजा से कम नहीं है। संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, संसाधनों को छीना जा रहा है, वहां पर लूट खसोट की जा रही है, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और भारत के पास अभी मौका है, अगर अभी आवाज नहीं उठा पाए तो बाद में देर हो जाएगी। तो पूरे पाकिस्तान में तबाही का मंजर है, आतंकी हमले हो रहे हैं। और इस बीच पेशावर में क्या हो रहा है यह भी जान लेना आपके लिए जरूरी है। पेशावर में मस्जिद में हुए हमले के बाद पाकिस्तान की सरकारें और सेना आतंकी हमलों से इस तरह डरी हुई है कि अब वहां पर ईद के मौके पर जो खिलौनों की दुकान होती है, वहां जो पटाखे मिलते हैं, जो नकली बंदूकें मिलती हैं, उन तक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमलों का इतना डर हो रहा है। जिस हथियारों की खेती पाकिस्तान करता है, जिन अवैध हथियारों से भारत में तबाही की कोशिश करता है, आज वहां पर खिलौने वाले हथियारों से भी पाकिस्तान का प्रशासन, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार कांप रही है। पेशावर में प्रशासन ने यह आदेश निकाला जिसमें कहा गया है कि अब आप जो नकली हथियार हैं, जो बच्चों के खेलने वाली खिलौनों की बंदूक है, वो भी ना बेचिए। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों दोषी पाया जाएगा। तो ये कहानी है पाकिस्तान के आज की, पाकिस्तान के वर्तमान की। हालांकि लगता नहीं कि पाकिस्तान इस तबाही के बाद भी जब तक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएगा, तब तक वो अपने घुटनों पर आएगा और दुनिया के सामने अपनी असलियत को जगजाहिर करेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।